राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस समय हम राजनीतिक विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करते करते हम पहुंच गए हैं कार्ल मार्क्स तक। और पिछली जो दो कक्षाएं हैं वो भी कार्ल मार्क्स से संबंधित थी और आज संभवतः ये कार्ल मार्क्स पर आखिरी कक्षा है और इस कक्षा में हम कार्ल मार्क्स को पूरा कर लेंगे। तो अभी तक कार्ल मार्क्स के बारे में जो आप जान चुके हैं वो ये कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है, उसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या था, उसका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या था और उसका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या था। और आज हम जानेंगे कि उसने जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या की या उसका जो आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत है वो क्या है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि मार्क्स के प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार हैं। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से भी परिचित होंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मेरे द्वारा बनाए हुए पिछले वीडियो देखना चाहते हैं जो पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित हैं, तो उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप नीचे उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा कार्ल मार्क्स के साथ। कार्ल मार्क्स, जिसका जन्म 1819 में हुआ था और मृत्यु 1883 में, और ये जर्मनी का रहने वाला था। ये ठीक वही समय था जब औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और उसके दुष्परिणाम भी स्पष्ट होने लगे थे। तो एक समाज जो है विभाजित हो चुका था वर्गों में। ऐसे समय में मार्क्स का आगमन होता है और वो अपने सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो उसने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे उसी में से एक सिद्धांत है इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, या उसे आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स ने ये बताया था कि इतिहास में जो भी परिवर्तन होते हैं वो आर्थिक कारणों की वजह से होते हैं। इतिहास में कुछ अवस्थाएं रही हैं, जैसे मार्क्स 6 अवस्थाओं का उल्लेख करता है। सबसे पहले आदिम साम्यवादी अवस्था, उसके बाद दास व्यवस्था, उसके बाद सामंती अवस्था, उसके बाद पूंजीवादी अवस्था, फिर उसके बाद श्रमिक वर्ग के अधिनायक की अवस्था और फिर सबसे बाद में साम्यवादी अवस्था। मार्क्स अपनी जो ये व्यवस्थाओं की शुरुआत करता है उसमें सबसे पहले वो बताता है कि सबसे पहले एक आदिम साम्यवादी अवस्था थी। मतलब मनुष्य ने जहाँ से अपना जीवन शुरू किया, मनुष्य सबसे पहले जंगलों में रहता था। जंगलों में फिर वो जंगलों से गांव में आया, उसने खेती शुरू करी। तो शुरुआत की जो सबसे आदिम जंगली अवस्था थी वो आदिम साम्यवादी अवस्था थी। इस अवस्था में मनुष्य के पास ना कोई धन था, ना संपत्ति थी, ना परिवार था, ना राज्य था, कुछ नहीं था। सभी मनुष्य जंगलों में रहते थे और जंगलों में जो भी खाना पीना उन्हें मिलता था उसी में अपना गुजारा करते थे। तो धन संपत्ति नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो ना कोई ऊंच नीच का भेदभाव था, ना कोई अमीर गरीब था, ना कोई शक्तिशाली या कमज़ोर था। तो पूरा समाज एक साम्य अवस्था में था, जितने भी मानव थे सब समान थे और सब प्रकृति के अनुसार प्राकृतिक रूप से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। तो ये पहली अवस्था थी, आदिम साम्यवादी अवस्था। इसके बाद कहता है कि जैसे-जैसे समाज का थोड़ा-सा विकास हुआ, अब मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया। खेती करने लगा तो खेती करने के लिए मनुष्य ने कुछ ज़मीनों को घेरा। तो कुछ जो ताकतवर या शक्तिशाली मनुष्य थे उन्होंने अच्छी ज़मीनों को घेर लिया। अब उन पर वो खेती कराना शुरू करने लगे। तो जिन लोगों से वो खेती कराते थे उन्हें वो अपने यहाँ दास बना के रखते थे कि इसे अपने यहाँ कैद करके रखो, तभी ये खेत में जाके काम करेगा। अगर इसे खुला छोड़ दिया तो ये भाग जाएगा कहीं दूर, फिर ये पकड़ में नहीं आएगा। ठीक? तो इस तरह से वो जो अवस्था थी वो कहलाई दास अवस्था, जहाँ पर लोगों को कैद करके दास बना के रखा जाता था ताकि उनसे खेतों में काम लिया जा सके। ठीक? इसके बाद आई सामंती अवस्था। सामंती अवस्था भी कुछ-कुछ कृषि प्रधान अवस्था ही थी। इसमें सामंत होते थे। सामंत मतलब वही लोग थे जो बड़े-बड़े खेतों के मालिक हुआ करते थे। बड़े-बड़े जो गौशालाएँ या वो जो अस्तबल होते हैं, उनके मालिक हुआ करते थे। वो उन
के स्वामी होते थे और उसमें जो काम कराया जाता था वो कुछ मजदूरों से कराया जाता था। तो ये भी एक तरह से दास अवस्था ही थी। फ़र्क सिर्फ़ इसमें इतना था कि अब चूँकि विकास थोड़ा और ज़्यादा हो गया था, तो मज़दूर जो है थोड़ा-सा कुशल होने लगे थे, कौशल उनके पास आ गया था। हर कोई ये काम नहीं कर सकता था, मतलब खेती के लिए थोड़े से स्पेशलाइज़ लेबर की ज़रूरत होती थी, ये कुशल कारीगरों की, श्रमिकों की ज़रूरत होती थी। तो ये सामंती अवस्था थी। इस तरह से चलता रहा। फिर उसके बाद आई पूँजीवाद की अवस्था। पूँजीवाद की अवस्था कब आई? जब 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति ने इस विश्व को चमत्कारिक रूप से बदल दिया और उसने जो परिवर्तन किया, वहीं से वर्ग संघर्ष या वर्ग विभाजन प्रारंभ हुआ। जब कुछ लोग फैक्ट्री चलाने लगे, तो फैक्ट्रियों में दिन-रात काम होता था, 24 घंटे काम होता था, तो उत्पादन जो है बहुत तीव्र गति से बढ़ा। जैसे अगर मान लीजिए कोई साड़ी बनानी है, तो अगर हाथ से बना रहे थे पहले, लोग हाथ से सिलते थे, तो कई-कई दिन में, 10 दिन में पता चला एक साड़ी बन रही थी। इस तरह से उत्पादन होता था। अब जहाँ किसी ने फैक्ट्री लगा ली साड़ी बनाने की, तो वो पता चला 1 दिन में 1000 साड़ियाँ बना रहा है। तो जहाँ औद्योगिक क्रांति हुई, वहाँ पे उत्पादन बहुत तीव्र गति से होने लगा। अब जब तीव्र गति से होने लगा, तो भाई मुनाफ़ा भी तीव्र गति से ही होगा। तो इससे क्या हुआ, जो पूँजी का संकेंद्रण हो गया, किसके पास? पूँजीपतियों के पास। तो एक तरफ जो पूँजीपति लोग थे, स्वामी लोग थे, मालिक लोग थे, उनके पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा हो गई। दूसरी तरफ उसमें श्रमिक वर्ग रह गया। ये अवस्था कहलाई पूँजीवाद की। मार्क्स ने जो अपना इतिहास का काल विभाजन किया है, उसमें ये बताया है कि जो पूँजीवाद की अवस्था है, वो ही वर्तमान की भी अवस्था है। मतलब इस समय ये चल रही है। और इसके बाद जो अवस्था आएगी, वो होगी श्रमिक वर्ग के अधिनायक की अवस्था। अधिनायक मतलब होता है कि वो नायक होंगे। श्रमिक जो है, अगली जो अवस्था आएगी, उसके जो नायक होंगे, वो श्रमिक होंगे, मज़दूर होंगे। क्यों? क्योंकि वो क्रांति द्वारा पूँजीपति वर्ग की जो इस समय सत्ता चल रही है, उसका सत्ता परिवर्तन कर देंगे। और इस तरह से आएगी श्रमिक वर्ग के अधिनायक की अवस्था। इस अवस्था में भी कमी ये रहेगी कि जब मजदूर या श्रमिक लोग सत्ता को हासिल कर लेंगे, सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, तो वो भी पूंजीपतियों के जैसा ही आचरण करने लगेंगे। मतलब वो भी मनमर्जी चलाएंगे, वो भी निरंकुश हो जाएंगे, वो भी अत्याचार करेंगे। इसके बाद मानवीय स्वभाव की एक अंतिम अवस्था आएगी, जिसे मार्क्स ने कहा है साम्यवाद की अवस्था। साम्यवाद का मतलब है कि एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें सारे ही लोग समान होंगे। ना कोई वहाँ पूंजीपति होगा, ना श्रमिक होगा, ना कोई अमीर होगा, ना गरीब होगा। सारे लोग समान होंगे, सबकी ज़रूरतें समान होंगी, सबकी आवश्यकताएं समान होंगी। और उस अवस्था में एक नियम काम करेगा कि सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। काम लिया जाएगा उनकी योग्यता के अनुसार और मिलेगा उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार। मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति है, तो वो पढ़ाई लिखाई का काम करेगा, और जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो बिना पढ़े लिखे वाले काम करेगा। ठीक? सबको उनकी योग्यता के अनुसार इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक? लेकिन मिलेगा प्रतिफल उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार। मतलब मार्क्स यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है, जो जिसके पास दिमाग है, जिससे दिमाग का काम लिया जा रहा है, अगर उसके पास पर्याप्त धन है, तो उसे कम मिलेगा, है ना? और जो शरीर का काम कर रहा है, अगर उसके पास कम है, तो उसे ज़्यादा मिलेगा, अगर उसके पास ज़्यादा है, तो उसे भी कम मिलेगा। मतलब देते हुए, वेतन देते हुए, पारिश्रमिक देते हुए, ये ध्यान रखा जाएगा कि किसके पास कितना है और उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। ठीक? तो ये सूत्र लागू होगा। ये सूत्र इसलिए लागू होगा ताकि ये जो साम्यवाद की अवस्था है, ये बनी रहे। अगर ये सूत्र लागू ना करें, तो फिर से वही होगा कि जो योग्य होगा उसको ज़्यादा मिलेगा, तो फिर से पूँजी एक तरफ इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, है ना? तो ये मार्क्स का आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत था। उसने 6 अवस्थाएँ बताई, ये 6 अवस्थाएँ थीं। ठीक? अब आते हैं इसकी आलोचना पर। मार्क्स के इस सिद्धांत की पहली आलोचना इस आधार पे होती है कि उसने जो आर्थिक तत्वों पर बल दिया, वो बहुत ज़्यादा दिया। उसने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, पारिवारिक
कारक जो होते हैं उनकी अवहेलना की। तो पहली आलोचना इसी बात पे होती है कि आर्थिक तत्व ही एकमात्र तत्व नहीं है, अन्य तत्व भी हैं। दूसरी आलोचना होती है कि आर्थिक आधार पर सभी घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। अगर हम वर्तमान विश्व पर दृष्टिपात करें तो ये पाएंगे कि विश्व में इस समय जितने संघर्ष क्षेत्र हैं, चाहे वो अरब इजराइल का संघर्ष हो, चाहे भारत पाकिस्तान का संघर्ष हो, या चेचन या रूस का संघर्ष हो, या अमेरिका और उसके अन्य देशों के साथ संघर्ष हो, सब संघर्षों के अलग अलग कारक हैं। आर्थिक कारकों की वजह से नहीं हो रहा है। आर्थिक कारकों की वजह से तो बस अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार हो रहा है ना? और वो कोई इतना बड़ा है नहीं। दोनों आर्थिक कार्यों की वजह से सहयोग भी कर रहे हैं। सबसे बड़े व्यापार सहयोगी भी वही हैं। ट्रेड व्यापार ट्रेड वार चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़े सहयोगी भी जो हैं इस समय अमेरिका और चीन ही है। तो आर्थिक आधारों पर सभी घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। अगला, मार्क्स ने जो काल विभाजन किया, मतलब ये जो उसने अवस्थाएं बताई, ये भी सही नहीं है। मार्क्स ने कहा था कि क्रांति इस अवस्था में होगी, पूंजीवादी अवस्था में, जो वर्तमान में चल रही है। लेकिन वर्तमान में तो कोई क्रांति हो ही नहीं रही। क्रांतियां तो इससे पहले ही हो चुकी हैं। जो पहले सामंती अवस्था थी, इसमें ही क्रांतियां हो चुकी हैं। रूस में 1917 में क्रांति हुई थी, उसे साम्यवादी या मार्क्सवादी क्रांति कहा जाता है। वो क्रांति जिस समय हुई, तो उस समय जो सोवियत संघ था, रूस था, वो कोई पूंजीवादी देश नहीं था, ना वहाँ पूंजीपति थे। वो एक कृषि प्रधान देश था। तो कृषि प्रधान देश में ही क्रांति हो गई, वहाँ तो कोई ऐसा ऊंच नीच का अंतर भी नहीं था। तो इस तरह से जो मार्क्स ने ये 6 अवस्थाएं बताई और ये कहा कि पूंजीवादी अवस्था में ही क्रांति होगी, ये जरूरी नहीं है। इतिहास में लगभग सभी देशों में क्रांतियां हो चुकी हैं। फ्रांस में, इंग्लैंड में, चीन में, रूस में, भारत में, और सबके कारण अलग अलग हैं। ठीक। तो अगली आलोचना मार्क्स के सिद्धांत की जाती है कि राजनीतिक सत्ता उसी के पास जिसके पास आर्थिक ताकत है। ये बात गलत है। मार्क्स ये कहता है कि राजनीतिक सत्ता उन्हीं लोगों के पास रहती है जिनके पास आर्थिक शक्ति होती है, जिनके पास पैसे होते हैं, जबकि ये सही नहीं है। राजनीतिक शक्ति या सत्ता वो लोग प्राप्त करते हैं जिनके पास नेतृत्व की क्षमता हो, जिनके पास समूह को नेतृत्व देने की काबिलियत हो, जिनके पास योग्यता हो, जिनके पास बुद्धि हो, जिनके पास विवेक हो, या जिनके पास सारी देश की जनता को एक साथ लेकर चलने का समन्वय हो। तो राजनीतिक सत्ता जो है उन लोगों के पास होती है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं उसी के पास राजनीतिक सत्ता होगी। अगर ऐसा होता तो भारत की सत्ता अंबानी के पास होती, भारत की सत्ता टाटा बिरला के पास होती, जबकि कभी नहीं रही भारत की सत्ता इन लोगों के पास। भारत की सत्ता ऐसे ऐसे लोगों के पास रही है जो बिल्कुल जमीन से उठ के आए हैं। वर्तमान के नरेंद्र मोदी जो हैं वो कभी कभी चाय बेचा करते थे। इससे पहले जो चौधरी चरण सिंह जैसे नेता रहे वो किसान हुआ करते थे। लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल मजदूर वर्ग से थे। तो राजनीतिक सत्ता किसे प्राप्त होगी, इसके बहुत सारे कारक हैं। ये मार्क्स का ये कहना कि जिसके पास पैसे हैं उसे ही राजनीतिक सत्ता प्राप्त होगी, ठीक नहीं है। तो इसलिए भी उसकी आलोचना होती है। अगला, मार्क्स ने बताया कि साम्यवादी अवस्था में विकास का क्रम रुक जाएगा। मतलब मार्क्स ने जो व्याख्या की, ये मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं होंगी। चौथी अवस्था चल रही है, ठीक। इसके बाद श्रमिक वर्ग की अधिनायक की अवस्था आएगी, उसके बाद साम्यवादी अवस्था। मार्क्स यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो साम्यवादी अवस्था आएगी, यहाँ पर आके ये अवस्थाओं का जो क्रम है, इतिहास का जो गतिशीलता का क्रम है, ये रुक जाएगा, क्योंकि सभी लोग समान हो चुके होंगे, सभी लोग समान हो जाएंगे। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि मार्क्स खुद या हीगल ने खुद बताया था कि जो पदार्थ है, प्रकृति है, वो गतिशील है, वो निरंतर परिवर्तनशील है, और एक अज्ञात शक्ति उसके पीछे काम कर रही है कभी, और ये प्रकृति कभी नहीं रुक सकती, इसका बस रूप परिवर्तन होता रहता है। तो मार्क्स का ये कहना कि यहाँ पे आके सब कुछ रुक जाएगा, ये ठीक नहीं है। इस आधार पे भी उसकी आलोचना होती है, क्योंकि प्रकृति की जो प्रकृति है, उसकी जो नेचर है, उसका जो मूल स्वभाव है, वो गतिशीलता है, परिवर्तनशीलता है, ये हमेशा चलेगा। हो सकता है यही क्रम वो फिर से चल रहा है, साम्यवादी अवस्था आने के बाद फिर से दास व्यवस्था या पूंजीवादी अवस्था, कुछ भी आ सकता है। अगर पदार्थ, मनुष्य, प्रकृति सब कुछ परिवर्तनशील है, तो कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये थी मार्क्स के
आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत या मार्क्स की जो आर्थिक व्याख्या की गई है वो। अब हम समझते हैं कि मार्क्स के प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार हैं। प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद, मार्क्स इन तीनों ही चीजों की आलोचना करता है। प्रजातंत्र की इसलिए क्योंकि वो ये मानता है कि जो प्रजातंत्र है, जो लोकतंत्र है, वो केवल दिखावे का लोकतंत्र है। वास्तविक रूप से पर्दे के पीछे जो शक्ति होती है वो पूंजीपतियों के हाथ में ही होती है। तो मार्क्स प्रजातंत्र का विरोध करता है। भारत में भी आपने ये सुना होगा कि ये जो सरकार है, अंबानी या अडानी की सरकार है, या जो सपा की सरकार थी वो जेपी ग्रुप वगैरह की सरकार थी, बसपा की जो सरकार थी वो किसी और पूंजीपति के लिए काम करती थी। मतलब हर एक राजनीतिक पार्टी को कोई ना कोई पूंजीपति सपोर्ट करता है, उसको बैकडोर से फंडिंग करता है। ऐसा आपने सुना होगा और उसमें सच्चाई भी है, ऐसा होता भी है। तो इसी कारण जो प्रजातंत्र है ये दिखावे का है। तो मार्क्स प्रजातंत्र या लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध करता है। वो कहता है कि ये पूंजीपतियों के हाथ के खिलौने हैं और जनता को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए केवल एक स्वांग रचा जाता है, एक नाटक रचा जाता है कि चुनाव हो रहे हैं और जनता अपने शासक खुद चुन रही है। जनता चुन तो रही है लेकिन काम वो किसके कहने के अनुसार करते हैं? पूंजीपतियों के अनुसार। ऐसा मार्क्स ने कहा। अगला, धर्म। धर्म के संबंध में भी मार्क्स के विचार नकारात्मक हैं। वो ये कहता है कि धर्म एक अफीम के समान है। अफीम मतलब जो शासक वर्ग होता है वो जनता को धर्म के नाम पर गुमराह करता रहता है, उसे धर्म के नाम पर उलझाए रखता है और जनता धर्म के जो विषय होते हैं उसमें फंसकर रह जाती है और वो जो वास्तविक और ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जो जिन पर चर्चा होनी चाहिए उस पर चर्चा कभी नहीं हो पाती। आपने वर्तमान में भी सुना होगा कि जो वर्तमान की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो इस समय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था इस समय मंदी मंदी की चपेट में है। पिछले 8-10 सालों में विकास दर कभी इतने नीचे नहीं गई जितना इस समय चल रही है ना? बेरोजगारी उच्चतम स्तर पे है, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? राम मंदिर बना रही है, बनारस में गंगा आरती कर रही है ना? तो ये है इस तरह से। तो मार्क्स ये कहता है कि जो धर्म है वो एक जनता के लिए अफीम के समान है। जनता को गुमराह करने के लिए, उसका ध्यान अलग दिशा में मोड़ने के लिए धार्मिक मुद्दों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक इसी तरह से राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के संबंध में भी मार्क्स ने यही कहा था कि राष्ट्रवाद जब पूंजीपति शासक वर्ग को ये लगने लगता है कि देश में कुछ क्रांति होने वाली है, उसके खिलाफ माहौल बन रहा है, तो वो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा देता है ना? और वो जो जनता का ध्यान है वो फिर राष्ट्रवाद की तरफ लग चला जाता है। जैसे कहीं सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, कहीं एयर स्ट्राइक कर दी, है ना? तो जनता को लगेगा अरे पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चीन हमारा दुश्मन है, तो जनता का ध्यान उधर चला जाएगा। आर्थिक तत्वों से, आर्थिक गरीबी से, मंदी से, बीमारी से, वास्तविक मुद्दों से, बेरोजगारी से ध्यान हट जाएगा, है ना? तो ये सब होता है। इसीलिए एक शायर ने शायराना अंदाज में कहा है कि सीमा पर तनाव है, क्या देश में चुनाव है? तो वो बात भी सही है। ये लगभग मार्क्सवाद की बातों को इशाराना अंदाज में कहा जा रहा है कि जब शासक वर्ग को ये लगता है ना कि उसके खिलाफ माहौल बन रहा है, जनता वास्तविकता को समझने लगी है, तो वो या तो राष्ट्रवाद का मुद्दा छेड़ देंगे, कहीं एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, है ना? कहीं धर्म का मुद्दा उठा देंगे। तो इससे जनता का वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाता है और जनता फिर अपना कुछ भी करने लगती है। ठीक, तो मार्क्स प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद को नकारता है और इन्हें नकारात्मक मानता है और वो इनका समर्थन नहीं करता। ठीक, इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर। अक्सर एग्जामों में मार्क्स के बारे में प्रश्न बनते ही हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पॉलिटिकल साइंस का शायद ही कोई पेपर होता हो जहां मार्क्सवाद को ना पूछा जाता हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जीआरएफ हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो रहा हो, मार्क्स को जरूर पूछा जाता है क्योंकि उसके विचार ही ऐसे हैं। उसने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, इतनी थ्योरीज दी हैं,
तो मार्क्स हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहला ही सवाल जो मार्क्स के बारे में पूछा जाता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो ये आप जानते ही हैं कौन है। इसके बाद मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो साम्यवाद की है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पहली मार्क्स के अनुसार पहली अवस्था कौन सी थी? तो पहली अवस्था थी आदिम साम्यवाद की अवस्था। कभी कभी इसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि क्रांति किस अवस्था में होगी, या मार्क्स के अन्य जो इतिहास की 6 अवस्थाएं बताई हैं उसमें वर्तमान में कौन सी अवस्था चल रही है? तो पूंजीवाद की चौथी अवस्था चल रही है जिसमें क्रांति होगी। ठीक, इसके अलावा मार्क्स की कुछ प्रमुख पुस्तकों को पूछा जाता है, जैसे द होली फैमिली मार्क्स की पुस्तक है, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी मार्क्स, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, इसे साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ या साम्यवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स ने यह अपने दोस्त एंजेल्स के साथ में मिलकर लिखा था 1848 में। तो अक्सर ये पूछा जाता है, ये तो इतनी बार पूछ लिया गया है कि इसे अब पूछना बंद कर दिया गया है कि कितनी बार पूछें, कुछ और पूछते हैं। तो अब ये पूछ लिया जाता है कि क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी पुस्तक है? तो मार्क्स की है। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट किसकी पुस्तक है? तो ये भी मार्क्स की है। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? तो ये भी मार्क्स की है। इन सबको बहुत बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है। तो अब ये प्रश्न कुछ इस तरह से पूछने लगे हैं कि ये पूछ लेते हैं कि ये जो पुस्तकें हैं मार्क्स की, इन्हें कालक्रम के अनुसार लगाइए। मतलब पहले कौन सी पुस्तक आई, फिर कौन सी, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो ये इसी कालक्रम के अनुसार ही लिखी गई हैं, 1844, 47, 48, 59, 65 और 77। तो मार्क्स ने इस क्रम में लिखी थी, और ये पूछ लिया जाता है कि मार्क्स की इन पुस्तकों को क्रम में लगाइए, तो आप क्रम में भी लगा सकते हैं। तो ये था कार्ल मार्क्स, जो 3 कक्षाओं में पूरा हुआ है। इसके अलावा यदि आप मार्क्स से संबंधित कोई अन्य बात जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में उसे बता सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप मेरे पॉलिटिकल थिंकर्स के प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप उन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।